राजधानी में अपराधी बेखौफ, चेन छीनने का विरोध करने पर मारी गोली, महिला समेत 4 लोगों को किया घायल। कभी पुलिस मुख्यालय के पास फायरिंग, कभी एसएसपी ऑफिस के सामने हत्या। अपराधी कभी थानेदार से मांगते हैं रंगदारी, थानेदार के बेटे के अपहरण की देते हैं धमकी। पटना में क्राइम अनकंट्रोल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पटना में एक बार फिर अपराधियों ने भीषण वारदात को अंजाम देकर पटना पुलिस में खलबली मचा दी है। अपराधियों ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके ऊर्जा स्टेडियम के पास चेन लूटने के दौरान एक महिला समेत 4 लोगों को गोली मार दी। देर रात हुई इस वारदात के बाद पटना पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि बाइक पर सवार 3 अपराधी ऊर्जा स्टेडियम के पास घात लगाए हुए थे और इसी दौरान हॉस्टल संचालक महिला समेत 4 लोग स्कूटी और बुलेट पर सवार होकर घर लौट रहे थे। अपराधियों ने इनसे चेन मांगी, इन लोगों ने चेन दे भी दी, साथ ही सभी ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। इसके बाद अपराधियों ने पिस्टल से गोलियां दागनी शुरू कर दी। सभी 4 घायलों को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां देर रात सभी का ऑपरेशन किया गया। बताया जा रहा है कि महिला हॉस्टल संचालक है और बोरिंग रोड में उनका हॉस्टल चलता है। इस घटना के बाद पटना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना ने राजधानी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। कैसे हुआ? कहाँ पे? उतना पता नहीं, अभी नया। और देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर पटना पुलिस कहां है। सवाल यह भी उठता है कि पुलिस की गश्ती का क्या हुआ, क्योंकि पुलिस हमेशा से गश्ती का दावा करती है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। सवाल यह भी कि पटना में अपराधी आखिर बेखौफ क्यों हैं। सवाल ये कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या अपराधियों में पुलिस का कोई डर, कोई खौफ नहीं बचा हुआ है। अपराध रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। तो ये तमाम सवाल लगातार न्यूज़ 18 की ओर से इस पूरे मामले को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। तो अब देखिए, राजधानी पटना में क्राइम के अनकंट्रोल सिलसिले को अब समझने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक कर कितनी वारदातें हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। तारीख दर तारीख आपको बता रहे हैं कि किन किन तारीख पर राजधानी पटना की अगर बात करें तो किस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया अपराधियों की ओर से। तो सबसे पहले देखिए, 8 फरवरी 2023 लूटपाट के दौरान 4 लोगों को यहां पर गोली मारी गई। घायलों में हॉस्टल संचालक महिला जो है वो शामिल है, जिसमें सभी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 30 जनवरी 2023 की बात करते हैं। यहां पर पुलिस मुख्यालय के पास अपराधियों का तांडव देखने को मिला। छात्र उज्जवल कुमार की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले छात्र के सीने में गोली मारी गई, उसके बाद कनपट्टी में गोली मारी गई और फायरिंग करते हुए अपराधी जो है वो फरार हो गए। 27 जनवरी 2023 की बात करते हैं। पटना में जहानाबाद के धीरज की हत्या हुई। सैदपुर हॉस्टल के मूर्ति विसर्जन के दौरान इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पटना में एसएसपी ऑफिस के सामने फायरिंग की गई। इसमें 9 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को यहां पर गिरफ्तार नहीं किया है। 27 दिसंबर 2022 की बात करते हैं। अभी तक देखिए, हमने आपको 2023 का आंकड़ा दिखाया, अब 2022 का भी आंकड़ा देख लीजिए, जहां पर 27 दिसंबर 2022 को छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 2 अक्टूबर 2022 की बात करते हैं, जहां पर मनेर और रुपसपुर थाना अध्यक्षों से रंगदारी की मांग की जाती है। मैसेज कर 5 लाख रुपए देने की मांग की जाती है
और राशि नहीं देने पर बेटे को उठा लेने की धमकी भी यहां पर दी जाती है। 18 अगस्त 2022 की बात करते हैं। कोचिंग से लौट रही छात्रा को यहां पर गोली मारी गई। तो आप इन आपराधिक वारदातों को देखकर समझ सकते हैं कि पटना पुलिस की कार्यशैली किस कदर यहां पर चरमराई हुई है और अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगातार ये बस राजधानी पटना के हमने आपको आंकड़े बताए। आप समझिए कि राजधानी में अगर ये स्थिति है तो अलग अलग जिलों में, यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में किस तरीके की स्थिति होगी ये समझना मुश्किल नहीं है। और किस तरीके से तारीख दर तारीख आपराधिक वारदातों को अपराधियों की ओर से अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस यहां पर कुछ भी नहीं कर रही है, ये सबसे गंभीर सवाल है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, लगातार अपराधियों की ओर से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। पुलिस आखिर कहां है? पुलिस का इकबाल क्या खत्म हो चुका है? देखिए, निश्चित तौर पर और ये जो इलाका है ये कोई निर्जन या सुनसान इलाका नहीं है। ठीक हमारे सामने ऊर्जा ऑडिटोरियम है और जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है यहाँ पर। आपने कहा कि पुलिस कुछ नहीं करे, पुलिस करती जरूर है, क्योंकि जिस छात्र की हत्या हुई थी पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय के बगल में, उस मामले का पटना पुलिस ने उद्भेदन कर दिया और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल यही है कि आप डिटेक्शन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? प्रिवेंशन प्रायोरिटी बेसिस पे प्रिवेंशन पर काम करना चाहिए था, लेकिन यही बात है, आपका खौफ नहीं है। प्रिवेंशन में अगर आप एक्शन लेंगे तो तभी आपका खौफ होगा और अपराधी जो है आपसे डरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले उज्जवल की छात्र की हत्या हो गई थी। आज 4 लोगों को देखिए एक साथ राजधानी पटना में। आप कहते हैं कि देर रात लड़कियां स्कूटी से बाहर निकल सकती हैं, अपराधियों में अब वैसी बात नहीं रह गई, लेकिन देखिए एक साथ 4 लोगों को मारी गई। और जो जानकारी अब मिली है उसमें एक नाबालिग बच्ची भी है 12-13 साल की, उसको भी गोली लगी है। 2 लोग हैं और युवा जो महिला संचालक है हॉस्टल की, उनको भी गोली लगी है। और ये वही थाना क्षेत्र है जहां पुलिस मुख्यालय भी आता है, उसी जुरिडिक्शन में यह घटना हुई है। और अब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस कह रही है कि आइडेंटिफाई किया गया है एक क्रिमिनल को, जो लोकल बताया जा रहा है। लेकिन ये जो इलाका है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, पॉश इलाके के रूप में शुमार है ये इलाका। और यहाँ पर पुलिस गश्ती का दावा किया जाता है। जो पुलिस पेट्रोलिंग है उसकी किस तरीके से रियलिटी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, जो अपराधी है उनके बारे में ये जानकारी कि पहले से घात लगाकर बैठे थे कि कोई आएगा उस पर अटेम्प्ट लेंगे। तो ऐसे में उनको मौका कहाँ से इतना मिल जाता है कि वो पहले से हैं, पिस्टल के साथ खड़े हैं, बीच रोड पर खड़े हैं। तमाम तरह की बातें, कहीं ना कहीं चूक जो है उसका फायदा अपराधी उठाते हैं। तो इन सब चीजों पर पटना पुलिस को ध्यान देना होगा, क्योंकि बेहतर बिहार के जो डीजीपी हैं RS भट्टी, वो कहते हैं कि पटना नाक है और पटना में क्राइम कंट्रोल करना उनकी प्रायोरिटी। अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा था पुलिसकर्मियों को, और उस राजधानी पटना की ये हालत है तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है। अपराधियों को पुलिस नहीं दौड़ा रही है, बल्कि अपराधी पुलिस को दौड़ा रहे हैं। खासकर अगर पटना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यही बात सामने आ रही है। संजय, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि पुलिस पेट्रोलिंग का अक्सर दावा किया जाता है डीजीपी की ओर से भी, लेकिन पुलिस पेट्रोलिंग अगर होती तो इस तरीके की वारदात जो है वो सामने नहीं आती। और न सिर्फ पटना, मतलब राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो राजधानी का ये हाल है, तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा वो समझना मुश्किल नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर सोनाली, बाकी जिलों के हालात, हाल के दिनों में कई आपराधिक घटनाएं घटी हैं। हालांकि पुलिस भरसक कोशिश कर रही है कि इन आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन शायद जैसा कि आपने कहा, अपराधियों ने दुस्साहस का लगातार परिचय दिया और राजधानी पटना इससे छूता नहीं है। पटना में ही कई जगह, चाहे पटना सिटी हो, फुलवारी हो, बिहटा हो, आपराधिक घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। तो ऐसे में पुलिस को न केवल कागजी दावों पर बल्कि धरातल पर कुछ करना होगा, ताकि पटना वासियों में एक विश्वास पनप सके, क्राइम कंट्रोल के प्रति, पुलिस के प्रति आस्था हो सके। और सबसे बड़ी बात तभी होगी जब पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार लाएगी। देखना होगा, इस घटना को लेकर वाकई में पटना पुलिस में खलबली मची हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। प्रोफेशनल क्राइम है ये, कोई पर्सनल एनमिटी के आधार पर नहीं हुआ। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है जिन्होंने लूट के मकसद से घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मुख्यालय का ये बराबर दावा होता है कि प्रोफेशनल क्रिमिनल जो है वो बिहार में अब उतने एक्टिव नहीं रह गए हैं, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स भी जब चाहे जहां चाहे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, पुलिस को चुनौती दे सकते हैं। जी, तो ऐसे में देखना होगा, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। और देखिए, बिहार में जिस तरीके से क्राइम का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी रेट से सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में सियासी पारा इस वक्त चढ़ चुका है। बीजेपी ने जहां पर सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं महागठबंधन ने सरकार का यहां पर
बचाव किया है। ये कुशासन बाबू, आपके राज्य में कैसा कुशासन चल रहा है। कुछ लूटने के क्रम में 4 लोगों को गोली मार दिया गया। उसी तरह से छपरा का घटना ज्वलंत है और कल बांका में भी एक मुखिया के बेटा ने एक को गोली मार दिया। तो इस तरह के हत्याएं बढ़ रही है, लूट बढ़ रहा है, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है। बिहार में कानून का राज है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है। अपराधी अगर कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं, उनके फन को कुचला जाता है, वो सलाखों के पीछे होते हैं। कुछ घटना घट रही है, इसको लेकर बीजेपी हाई तौबा मचाती है। ये बीजेपी के पास कौन सा तिलिस्म है कि सरकार से आउट तो जंगल राज और अपराध बढ़ जाते हैं और कहते हैं सरकार में जब इन होते हैं तो कहते हैं मंगल राज। बिहार को साजिशन पूरे देश में बदनाम किया जा रहा है जंगल राज शब्द कह के, और उत्तर प्रदेश की आपराधिक घटनाओं पर मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। तो कम से कम ये बेईमानी न हो, इसका ध्यान तो रखा जाना चाहिए। बिहार की जनता जानती है, नीतीश कुमार जी ने कभी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के साथ समझौता नहीं किया है, कभी क्रिमिनल्स के साथ समझौता नहीं किया है। बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। इसके बावजूद जब कुछ लोग कानून तोड़ते हैं, गड़बड़ी करते हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और इधर देखिए, कटिहार में एक महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंगेर की रहने वाली प्रभा भारती घर से पुलिस लाइन लौट रही थी और इसी दौरान कोढ़ा थाना इलाके के NH 81 भटवाड़ा पंचायत भवन के पास महिला पुलिसकर्मी को गोली मारकर फेंक दिया गया। शव के पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस मामले में SIT का भी गठन कर दिया गया है और अपराधियों की पहचान भी लगातार की जा रही है। अपराधियों की पहचान हालांकि हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कटिहार से बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर SIT का गठन कर दिया गया है और आरोपियों की पहचान भी यहां पर कर ली गई है। सर यहाँ पे अभी तो देखा जा रहा है किस तरह का। जी सर, यहाँ पे जांच किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर? यहाँ पे एक युवती का शव पड़ा हुआ सर। क्या बताएं हम, अभी आप लोग दूसरे देख रहे हैं, हम लोग दूसरे। यहाँ पे किसी लड़की को गोली मार दिया गया है। गोली मार दिया गया है? 3-4 गोली मारा है जी। 3-4 गोली मारा है। 3-4 गोली मारा गया। कहाँ की लड़की है वो? ये नहीं पता, मोबाइल से एड्रेस निकाल के देख सकते हैं। कहाँ पे यह घटना घटा है? ये भटवाड़ा जो है, कुर्सी से आगे, कुर्सी चौक से आगे। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और News 18 लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर महिला पुलिसकर्मी को गोली किसने मारी। सवाल ये भी कि अपराधियों में अपराधी इतने बेखौफ आखिर कैसे हो गए हैं। अपराधियों में क्या पुलिस को लेकर कोई खौफ, कोई डर का माहौल नहीं है? ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार News 18 खड़े कर रहा है। और छपरा में मांझी के मुबारकपुर हत्याकांड में 4 आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य आरोपी विजय यादव भी शामिल है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद मुखिया प्रतिनिधि सहित अन्य के घरों की कुर्की जब्ती की गई। मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक युवक की यहां पर पीट कर हत्या की गई थी और 2 युवकों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। घायल 2 में से एक और शख्स की यहां पर मौत हो गई है। इस मामले में फरार 4 आरोपियों के घरों पर यह कार्रवाई हुई। कुर्की जब्ती को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी यहां पर किए गए थे। इस दौरान डुगडुगी भी बजाया गया। हत्या की घटना हुई थी, इसमें हम लोग 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इसके अलावा 4 नामजद प्राथमिक अभियुक्त अभी फरार हैं। हमने माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 83 के तहत आदेश लिया है इनकी संपत्ति की कुर्की करने के लिए। उसी के तहत इनकी कुर्की जब्ती की कार्रवाई है। तो छपरा में मांझी के मुबारकपुर कांड के बाद बंद इंटरनेट सेवा की अवधि को अब विस्तार कर दिया गया है। अब 10 फरवरी तक सारण जिले के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हिंसा मामले में अभी तक पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और घटना को लेकर 6 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यानी कि 10 फरवरी तक अब सारण जिले के लोग इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कल रात घायल राहुल की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश और भी बढ़ गया। मुबारकपुर कांड में ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं
इंटरनेट सेवा जो बाधित की गई थी उसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है, यानी कि 10 फरवरी तक इंटरनेट पर बैन लग चुका है। तो मुबारकपुर हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 फरवरी को मुर्गी फार्म में बंद कर 3 युवकों की पिटाई की गई। अब मुख्य प्रतिनिधि विजय यादव और समर्थकों पर इस पिटाई का आरोप लगा। फायरिंग का आरोप लगाकर युवकों की पिटाई यहां पर की गई। 3 युवकों में से अमितेश सिंह की छपरा में ही मौत हो गई। 8 फरवरी को पटना में इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई, जो कि दूसरा पीड़ित था। आलोक, जो कि तीसरा पीड़ित है, उसका अब भी पटना में इलाज जारी है। छपरा से मांझी में युवकों की पिटाई का वीडियो जो है वो वायरल हो गया। पुआल पर लिटाकर 3 युवकों की यहां पर पिटाई की गई, जो कि वीडियो में साफ तौर पर नजर भी आया। कमरे में एक हिस्से में टोपी और चप्पल भी पड़ा हुआ दिखाई दिया वीडियो में। मुर्गी फार्म मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव का है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई। अब लोगों ने यहां पर मुखिया प्रतिनिधि के घर तोड़फोड़ कर दी, आगजनी की गई। मुबारकपुर गांव में अब भी स्थिति तनावपूर्ण है। गांव के अंदर बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। छपरा जिले में अब भी धारा 144 लागू किया गया है। प्रशासन की ओर से एहतियातन के तौर पर 10 फरवरी तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अब इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी विजय यादव अभी भी फरार बताया जा रहा है। विजय यादव और 4 आरोपियों के घर कुर्की की गई। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की जांच शुरू हुई और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। सिरोहिया गांव में विजय यादव के घर पुलिस बल की यहां पर तैनाती भी की गई। छपरा में 2000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। बीएसएफी, एसटीएफ, आरएफ और जिला पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई और अभी भी पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। अब देखिए, युवकों की पिटाई की घटना सामने आई। 2 फरवरी को युवक खेत की सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान युवकों ने सिंचाई के लिए पार्टी का प्लान बनाया। इसके बाद तीनों युवक पास के ही एक मुर्गी फार्म में गए, मुर्गी लेने के लिए वहां पर पहुंचे। ये मुर्गी फार्म मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव का है। लोगों ने तीनों युवकों को यहां पर बंधक बना लिया। फायरिंग का आरोप लगाकर बेरहमी से तीनों युवकों की यहां पर पिटाई की गई। अब समझिए ये कि युवक की पिटाई का जब वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश हो गया। ग्रामीणों ने आरोपियों के घर पर धावा बोल दिया, हमला बोला गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें 4 आरोपियों के घर कुर्की की गई है और ये कार्रवाई प्रशासन की देखरेख में किया गया है। बढ़ते आगे, खबर आपको नालंदा से बताते चले, जहां पर नूरसराय थाना क्षेत्र के प्रहलाद नगर में एक शख्स निरंजन तांती की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बारे में मृतक की बहन ने बताया कि उसकी मां का ऑपरेशन होना था, जिसको लेकर उसके भाई रुपए सूद पर लेने के लिए जा रहा था और इसी दौरान 25 की संख्या में लोगों ने निरंजन कुमार की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की बहन ने यह भी बताया कि उसके भाई की हत्या जातिवाद के विवाद को लेकर की गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। कुछ नहीं था, मेरा भाई गया था शुद्धि में पैसे लाने के लिए, बस इतना बात है। तो बता रहे थे कि वो पासवान जी के साथ रहता है। मेरा भाई रहता है पासवान के साथ, बस ऐसे बात विचार करता है तो बोलता है काहे नहीं रहता उसके साथ, हम लोग के साथ रहो, गोवारा है वो जात का। अच्छा, किसी का तबीयत तो खराब था क्या? मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो गया 11 तारीख को। अच्छा। इसी के लिए पैसे गए देखने के लिए कि शुद्धि पे कहीं से दे दे, पर पैसे नहीं दिए और पीट के मार दिया। कितना लोग था बाबू लोग? 25 लोग। कर्ज वाला पैसा लाने के लिए गया हुआ था, फिर इसके साथ कुछ मारपीट की घटना घटित हुई। परिजन ने उसे पहले लोकल में ट्रीटमेंट करवाया, फिर सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। सूचना मिलते ही हम लोग पहुंचे हैं, उनके परिजन से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं घटना। और इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां पर फुलगनी पंचायत के मुखिया का शव बरामद किया गया है। हत्या या फिर हादसा की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर की यह पूरी घटना, घर से चिमनी मुखिया जो है वो जा रहे थे। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बड़ी जानकारी, फुलगनी पंचायत के मुखिया का शव बरामद किया गया है। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हत्या या फिर हादसा, किस एंगल से पुलिस की जांच आगे बढ़ती है वो देखने वाली बात होगी। थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर की ये पूरी घटना, घर से मुखिया चिमनी की ओर जा रहे थे और इसी दौरान
हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि या फिर ये हत्या है या फिर आत्महत्या, लेकिन पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।